हे गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। आज हम डिस्कस करेंगे अप्रैल 4th वीक के करंट अफेयर्स को। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कि वर्ल्ड मलेरिया डे ये किस दिन मनाया जाता है। तो वर्ल्ड मलेरिया डे ये हर एक साल 25 ऑफ अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार वर्ल्ड मलेरिया डे का थीम था जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। तो इसका थीम भी ध्यान रखिएगा, थीम भी पूछा जाता है एग्जाम में। और मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है और ये मच्छर प्लाज्मोडियम पैरासाइट को कैरी करती है। यानी कि ये रोग पैरासाइट परजीवी के कारण होता है, न कि वायरस और बैक्टीरिया के कारण। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार स्टैटिक जीएस पोर्शन से पूछा गया हुआ है। और भारत का क्या टारगेट है कि किस वर्ष तक भारत मलेरिया मुक्त हो जाएगा। तो इंडिया का टारगेट है कि 2027 तक इंडिया जो है मलेरिया मुक्त हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने अब नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है। तो पहले इस देश में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी क्राइम के चलते या फिर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट के चलते भी यहाँ पे डेथ पेनल्टी दे दी जाती थी। लेकिन अब इस देश में पूरी तरह से डेथ पेनल्टी को समाप्त कर दिया गया है और ये देश है सऊदी अरब। अभी हाल ही में सऊदी अरब में ही फ्लॉगिंग यानी कि कोरे मारने के नियम को भी समाप्त कर दिया गया है और सऊदी अरब एक मॉडर्न स्टेट बनने की राह पर है। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिपरी के अनुसार इंडिया का रैंक क्या है मिलिट्री स्पेंडिंग कंट्रीज के मामले में। यानी कि सिपरी कहने का मतलब है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसने अभी हाल ही में ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत को सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च के मामले में किस स्थान पर रखा गया है। तो तीसरे स्थान पर रखा गया है। तो सबसे ज़्यादा खर्च किस देश के द्वारा किया जाता है और इंडिया के द्वारा कितना खर्च किया जाता है मिलिट्री में। तो चलिए देखते हैं। सबसे ज़्यादा खर्च किया जाता है यूएस के द्वारा, और कितना खर्च किया जाता है तो 732 बिलियन डॉलर खर्च किया जाता है यूएस के द्वारा। और वहीं पे दूसरे रैंक पे है चाइना, जिसके द्वारा 261 बिलियन डॉलर, और इंडिया के द्वारा 71 बिलियन डॉलर का खर्च किया गया 2019 में। और चौथे और पांचवें रैंक पे है रशिया और सऊदी अरेबिया। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और इसमें यह बताया गया कि जो ग्लोबली जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर था वो कितना था, 1917 बिलियन डॉलर का था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिग्गज अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया। उन्हें किस पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो अभी हाल ही में इरफान खान का निधन हो गया और उन्हें जो है कौन सी बीमारी थी, तो उन्हें न्यूरो एंडोक्राइन वो ट्यूमर से पीड़ित थे। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित थे और उन्होंने 2018 में ब्रिटेन में जाकर इसका इलाज भी कराया था, लेकिन ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया था। और तो इन्हें जो फिर बाद में कोलोन इन्फेक्शन हो गया और कोकिलाबेन अस्पताल में इनकी मृत्यु हो गई। तो इन्हें 2011 में पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ 2013 में इन्हें पान सिंह तोमर के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था। तो नेशनल अवार्ड मिलना बहुत ही अच्छी बात है। देखिए आईफा अवार्ड बहुत लोगों को मिल जाता है किसी न किसी फिल्म में, और आईफा अवार्ड भी शायद चार मिल चुके हैं अभी तक इरफान खान को। और साथ ही साथ एशियन फिल्म अवार्ड भी दिया जा चुका था इन्हें 2014 में लंच बॉक्स मूवी के लिए, और नेशनल अवार्ड इन्हें पान सिंह तोमर मूवी के लिए दिया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही अच्छे एक्टर थे। देखिए बहुत लोगों का क्या होता है कि कोई सलमान खान के फ़ैन होते हैं, कोई शाहरुख खान के, लेकिन इनकी फिल्म जिन्होंने भी एक बार देखी होगी वो इनके ज़रूर ही फ़ैन होंगे। और साथ ही साथ एक और अभिनेता का निधन हो गया, किनका, ऋषि कपूर का निधन हो गया, और ये भी कैंसर से ही पीड़ित थे और इनका निधन 67 वर्ष की उम्र में हुआ। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में कौन सा देश पुरुषों के विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो 2021 में पहले किया जाना था मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन इंडिया के द्वारा, लेकिन इंडिया के द्वारा इसका आयोजन क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि इसका जो होस्टिंग फ़ी था वो इंडिया पे नहीं कर पाया। जो होस्टिंग कंट्री जैसे इंडिया है तो एक होस्ट फ़ी होता है, तो वो इंडिया पे नहीं कर पाया, और इसी के चलते इंडिया को इसकी मेज़बानी गंवानी पड़ी। और अब ये इसकी मेज़बानी करेगा कौन सा कंट्री, तो सर्बिया। सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड और वहीं पे इसका आयोजन होगा बेलग्रेड में, और ये दूसरा मौका है जब बेलग्रेड में इसका आयोजन किया जाएगा। और जो इस पर जो फ़ाइन लगाया गया है इंडिया पर, वो कितना लगाया गया है, $500 का फ़ाइन लगाया गया है, क्योंकि इसने होस्टिंग फ़ी को
नहीं भरा था, इसीलिए इस पर $500 का फाइन लगाया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस यानी कि चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे ये कब मनाया जाता है? तो आपको बताओ कि चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो आपदा आई थी और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, तो उन्हीं की याद में ये दिवस मनाया जाता है। तो ये दिवस कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये चेरनोबिल डिजास्टर में जो घटना जो हुई थी, चेरनोबिल डिजास्टर, वो कब हुई थी? 26 अप्रैल 1986 को ये घटना हुई थी। और इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडियो एक्टिव मटेरियल के निकलने से बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे लोग गंभीर बीमारियों से भी पीड़ित हुए, जैसे कि बहुत लोगों को देखा गया कि वहाँ पे थायराइड के भी केस आ रहे हैं इस डिजास्टर के बाद। और ये चेरनोबिल कहाँ पे है? तो यूक्रेन में। तो पहले का तो यूएसएसआर होता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल पंचायती राज दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? तो नेशनल पंचायती राज दिवस ये हर एक साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और पहली बार इसे कब मनाया गया था? 2010 में मनाया गया था पहली बार। और इस दिन देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इससे रिलेटेड मैं आपको बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन दूंगा जहाँ से क्वेश्चन पूछा सकते हैं। तो इसी दिन यानी कि 24 अप्रैल 2020 को ही प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई ग्राम स्वराज पोर्टल और एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। ये ध्यान रखिएगा, ई ग्राम स्वराज पोर्टल और एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया, जिसके तहत ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार करने और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सिंगल इंटरफेस प्रदान किया जाएगा ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे। और साथ ही साथ इसी दिन स्वामित्व योजना का भी शुभारंभ हुआ। स्वामित्व, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसके तहत रूरल इंडिया यानी कि ग्रामीण जो भारत है, रूरल इंडिया के लिए इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी सॉल्यूशन, ग्रामीण क्षेत्रों में इनहैबिटेड यानी कि आवासीय भूमि का नए सर्वेक्षण विधि से सीमांकन किया जाएगा। किसके माध्यम से? तो ड्रोन के सहायता से। और इसे जो है पंचायती राज दिवस जो है, पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो 24 अप्रैल 1993 को। और किस अमेंडमेंट एक्ट से? तो 73वें अमेंडमेंट एक्ट से 1992 के जरिए। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है स्टैटिक जीके पोर्शन से कि किस अमेंडमेंट के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो 73वें अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो यहाँ से बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिले होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य आभासी अदालतों यानी कि वर्चुअल कोर्ट्स की सॉफ्टवेयर इन हाउस सुविधा रखने वाला पहला राज्य बन गया है? अभी आपको पता हो कि कोविड महामारी चल रही है और जिसके चलते अभी सभी जगहों पे हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सारे अभी बंद हैं। तो सभी सुनवाई जो है बंद हो चुकी है अभी। लेकिन अब इस राज्य में क्या किया गया है कि वर्चुअल कोर्ट्स बनाए गए हैं, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अब सभी मुकदमों पर सुनवाई की जा सकेगी। तो ये राज्य कौन सा बन गया है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट और वहाँ पे जो बहुत सारे कोर्ट हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे अब वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से अब वहाँ पे सभी मुकदमों पर सुनवाई की जा सकेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत या फिर अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के पहले परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन हुआ करते थे? सैयद अकबरुद्दीन। लेकिन ये 30 अप्रैल को रिटायर हो गए और इनका स्थान लिया है किसने? तो टीएस तिरुमूर्ति ने। टीएस तिरुमूर्ति ने। तो टीएस तिरुमूर्ति अब होंगे इंडिया यूएन में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कतर में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कतर में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं दीपक मित्तल। पहले कौन थे? तो पी कुमारन थे और पी कुमारन को इन्होंने रिप्लेस किया है दीपक मित्तल ने। कतर की कैपिटल है दोहा। साथ ही साथ अभी पीयूष श्रीवास्तव को कहाँ का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ये भी एक गल्फ कंट्री है और इस गल्फ कंट्री का नाम है बहरेन और बहरेन की कैपिटल है मनामा। तो बहरेन के एम्बेसडर बने हैं कौन? पीयूष श्रीवास्तव। और दीपक मित्तल बने हैं कतर के एम्बेसडर। तो ये ध्यान रखिएगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस यानी कि इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे ये किस दिन मनाया जाता है। जो मैंने आपको अभी बताया था कि जो अभी हमारे जो डेलीगेट होंगे वो कौन होंगे यूएन में इंडिया की तरफ से, तो टीएस तिरुमूर्ति। तो इन्हीं लोगों के लिए जो जो प्रतिनिधि होती है यूएन में सभी देशों के, उनके लिए एक डे मनाया जाता है और ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। और ये दिवस यूएन में कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और यूएन चीफ कौन है अभी, एंटोनियो गुतेरेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लोवेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो स्लोवेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त की गई हैं मिसेज नम्रता एस कुमार, मिसेज नम्रता एस कुमार। और साथ ही साथ ऑस्ट्रिया में भी भारत के नए एम्बेसडर बनाए गए हैं और इनका नाम है जयदीप मजुमदार। तो यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन मैंने बताया, लेकिन 2 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपका हो गया कि किन किन देशों में अभी एम्बेसडर जो बदले गए हैं उसके बारे में। तो नम्रता एस कुमार स्लोवेनिया की बनी है और स्लोवेनिया की कैपिटल है लुब्लियाना, लुब्लियाना। और वहीं पे ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूडीज के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होगी। तो मूडीज के अनुसार पहले कहा गया था कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट होगी मार्च के महीनों में ही 2.5%, लेकिन अब उसे घटाकर कितना कर दिया गया है, 0.2%। कि मूडीज के अनुसार ये कहा गया है कि 0.2% के ग्रोथ रेट से इंडिया ग्रो करेगी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में। तो ये ध्यान रखिएगा। और आईएमएफ के द्वारा कहा गया था 1.9% के ग्रोथ रेट से ग्रो करेगी, और जो क्रिसिल जो रेटिंग एजेंसी है उसके अनुसार कहा गया है 1.8% के ग्रोथ रेट से इंडिया फाइनेंशियल ईयर में ग्रो करेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएसए क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो पहले यूएसए क्रिकेट टीम के कोच हुआ करते थे जेम्स पैमेट, लेकिन ये अब रिटायर हो चुके हैं और इनके स्थान पर मुख्य कोच बनाया गया है जे अरुण कुमार को। तो जे अरुण कुमार ये फॉर्मर क्रिकेटर रह चुके हैं कर्नाटक टीम के, और साथ ही साथ इन्होंने किंग्स 11 पंजाब के बैटिंग कोच के रूप में भी अपनी भूमिका निभाई है। और यूएसए क्रिकेट टीम के जो हैं कैप्टन कौन है, सौरव नेत्रवालकर, सौरव नेत्रवालकर। तो ये भी आप ध्यान रखने के लिए रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये किस दिन मनाया जाता है। तो ये हर एक साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये डे जो है, ये दिवस जो है क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ाने में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है, जो सबसे ज़्यादा जो इस बार जो फॉर्म जो दिया गया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए वो किस देश के द्वारा दिया गया है, चाइना के द्वारा दिया गया है सबसे ज़्यादा। यानी कि कुछ भी आप इन्वेंट करते हैं, कुछ भी इनोवेट करते हैं, कुछ भी क्रिएटिव करते हैं जो अभी तक नहीं किया गया है, उसके लिए आप जो आपको उस पर राइट है, तो इसके लिए वर्ल्ड विपो के द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के द्वारा जो ये दिवस मनाया जाता है उसको जागरूक करने के लिए कि क्या आपके पास राइट है, आप कुछ भी क्रिएटिव करते हैं या फिर इनोवेट करते हैं तो। और इस बार इसका थीम क्या था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे का, तो इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस टीवी धारावाहिक ने विश्व स्तर पर सर्वाधिक देखे जाने वाले मनोरंजन कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो सर्वाधिक जो देखा गया है अभी तक वर्ल्ड में ग्लोबली वो सबसे ज़्यादा देखा गया है अब रामायण। तो 16 अप्रैल को कहा गया है कि 77 मिलियन लोग यानी कि 7 करोड़ से 7.5 करोड़ से भी ऊपर लोगों ने 16 अप्रैल को रामायण देखा, जो कि ग्लोबली सबसे ज़्यादा है एक दिन में। तो ये आप ध्यान रखिए, यहाँ पे देख सकते हैं रामायण वर्ल्ड रिकॉर्ड हाईएस्ट व्यूड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ग्लोबली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिमपैक दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो रिमपैक का आयोजन किया जाता है कहाँ पे, यूएसए में किया जाता है इसका आयोजन, और इसका आयोजन हर एक 2 साल पर किया जाता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम एक्सरसाइज है। और इसका आयोजन किया जाता था पहले 5 वीक तक, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते ना ही कोई सोशल इवेंट होगा, यानी कि वहाँ पे कोई जाके देख नहीं सकता है कुछ, और इसका आयोजन बस सी में होगा, न कि जो बंदरगाह जो होता है, पोर्ट जो होता है वहाँ पे इसका आयोजन नहीं हो पाएगा। और
इसका आयोजन जो है अब मात्र 2 वीक तक चलेगा। तो इसका आयोजन बेसिकली एग्जैक्ट जो प्लेस है वो कहाँ पे होगा, तो हवाई आइलैंड पे, हवाई द्वीप पे इसका आयोजन होगा, रिम्पैक्ट 2020 का आयोजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चूनी गोस्वामी का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे। तो वैसे चूनी गोस्वामी तो दो खेल खेल चुके हैं, और कहा जा सकता है कि ये एक फुटबॉल खिलाड़ी तो थे ही, और साथ ही साथ ये एक अच्छे क्रिकेटर भी हुआ करते थे। तो वैसे बेसिकली ये फुटबॉलर ही थे। आपके एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए फुटबॉल, तो अगर एग्ज़ाम में ऑप्शन रहे तो फुटबॉल टिक करके ही आइएगा, लेकिन अगर फुटबॉल और क्रिकेट दोनों रहे और तो फिर क्या टिक करेगा, या फिर भी फुटबॉल ही। और अगर ऑप्शन में रहे कि बोथ ए एंड बी, तो फिर आप टिक करके आ सकते हैं फुटबॉल और क्रिकेट दोनों ही। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और इन्हीं के नेतृत्व में जब ये कैप्टन हुआ करते थे, तो 1962 में एशियन गेम्स में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थंगजाम धबली सिंह को किस देश द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। तो थंगजाम धबली सिंह को जापान के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है, और यह पुरस्कार उन्हें भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया गया है। और थंगजाम धबली सिंह जो हैं ये मणिपुर के डॉक्टर हैं, एलोपैथिक डॉक्टर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क ये किस दिन मनाया था, यानी कि विश्व भर में कार्यस्थल पर जहाँ पे आप कार्य करते हैं वहाँ पर सुरक्षा और एवं स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 28 अप्रैल को, 28 अप्रैल को, यानी कि ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। जहाँ पे भी आप काम करते हैं वो जगह सुरक्षित है या नहीं इसके लिए, और जहाँ पे भी आप काम करते हैं वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा कैसी है, अगर आपको कुछ हो जाता है तो उसके लिए उस फर्म के द्वारा या फिर उस कंपनी के द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बन गया है। तो मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला बन गया है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और टोटल जो पूरे इंडिया में जो मनरेगा के तहत जो रोजगार दिया गया है, अभी प्रेजेंट डाटा की मैं बात कर रहा हूँ, तो 78 लाख से ऊपर रोजगार दिया गया है, और जिसमें से छत्तीसगढ़ में ही बस 18 लाख से ऊपर लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया गया है। और दूसरे स्थान पर है राजस्थान, तीसरे स्थान पर यूपी, और चौथे स्थान पर है वेस्ट बंगाल मनरेगा के तहत रोजगार देने वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक राइस चॉक हाउ को जीआई टैग दिया गया, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया गया है। तो ये ब्लैक राइस जो है किस स्टेट की राइस है। तो ये क्वेश्चन ही पूछा सकता है कि किस स्टेट के ब्लैक राइस चॉक हाउ को जीआई टैग दिया गया है। तो ब्लैक राइस चॉक हाउ जो है ये मणिपुर स्टेट की है, और यहीं पे इसकी पैदावार होती है जिसे जीआई टैग दिया गया है। और साथ ही साथ गोरखपुर, यानी कि जो यूपी में जो गोरखपुर है उसके टेराकोटा को भी जीआई टैग दिया गया है। तो जीआई टैग उस वस्तु को दी जाती है जिस तरह की वस्तु उस क्षेत्र के अलावा और कहीं भी ना पाई जाती हो, ना ही बनाई जाती हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है टेराकोटा, गोरखपुर का टेराकोटा, और साथ साथ चाक हाउ जो ब्लैक राइस है मणिपुर का, उसे जीआई टैग दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों में किस स्थान पर रखा गया है। तो इसमें इंडिया को रखा गया है 53वें रैंक पे, यानी कि जो बजट बनाया जाता है उसके बारे में, और जो बजट पर किस तरह से खर्च हुआ उसमें किस तरह से ट्रांसपेरेंसी है, सरकार कितनी बात बताती है, कितनी बात छुपाती है, कैसे बजट बनाती है और कैसे खर्च करती है, उन सभी डाटा को रखकर ये बनाया गया है। और इसमें 117 देशों के मामले में इंडिया का रैंक है 53वां, और स्कोर है 49। जो एवरेज स्कोर था 117 देशों का वो था 45, लेकिन एवरेज स्कोर से हम ऊपर हैं, तो 49 है इंडिया का स्कोर, और रैंक है 53। और साथ ही साथ जो फर्स्ट रैंक पे कौन सा कंट्री है, कहाँ किस कंट्री में बजट में जो है सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, तो वो कंट्री है न्यूजीलैंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO के द्वारा 24 से 30 अप्रैल तक कौन सा सप्ताह मनाया गया। तो एक तो इंटरनेशनल डे मनाया जाता है यूएन के द्वारा, एक इंटरनेशनल वीक मनाया जाता है, एक और बहुत सारी यूएन की एजेंसी के द्वारा इंटरनेशनल ईयर भी मनाया जाता है। तो WHO के द्वारा 24 से 30 अप्रैल तक कौन सा वीक मनाया गया, तो ये मनाया गया वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक,
या फिर वैक्सीनेशन वीक भी बोल सकते हैं इसको, प्रतिरक्षण या फिर जो टीकाकरण सप्ताह होता है ये मनाया जाता है 24 से 30 अप्रैल तक WHO के द्वारा हर एक साल। और WHO के अनुसार कहा गया है कि 20 मिलियन बच्चे अभी भी ज़रूरी वैक्सीन को नहीं ले पा रहे हैं, यानी कि जो वैक्सीन उन्हें वैक्सीन तक उनकी पहुंच होनी चाहिए वो उनको वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है। और इस बार वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक का थीम क्या था? तो वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। तो चलिए अब 2-3 न्यूज़ है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। और पहला न्यूज़ है कि रेमिटेंसेज टू इंडिया लाइकली टू ड्रॉप बाय 23% दिस ईयर। और ये कहा गया है, ये रिपोर्ट जारी की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि ग्लोबली जो है वो 20% रेमिटेंस जो है वो कम होगा, यानी कि जो भी इंडिया के जो नागरिक हैं और जो बाहर में रहकर जो जॉब करते हैं, जो कमाते हैं, और जो पैसा जो दूसरे देश से इंडिया भेजते हैं वो हो गया रेमिटेंस। और सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है वो कौन सा देश था? वो इंडिया ही था। और अब देखते हैं कि ये तो अभी कहा गया है, जो अनुमानित किया गया है कि 23% कम होगा। तो सबसे कम या फिर सबसे ज़्यादा किस देश में अभी भी रेमिटेंस आता है? पहले आता था सबसे ज़्यादा रेमिटेंस इंडिया में ही। पहले कितना आया करता था? 83 बिलियन US डॉलर। और अब कहा गया है कि अब इस साल जो है 64 बिलियन US डॉलर ही आएगा, यानी कि 23% की गिरावट दर्ज की गई है कोविड-19 के चलते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री बिकम्स टॉप एक्सपोर्टिंग सेक्टर फॉर फर्स्ट टाइम। सदानंद गौड़ा जी के द्वारा कहा गया, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के। उन्होंने कहा है कि पहली बार जो एक्सपोर्टिंग सेक्टर में जो है केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री ने टॉप किया है, यानी कि हम सबसे ज़्यादा जो हमने एक्सपोर्ट किया है वो किस चीज़ का एक्सपोर्ट किया है? केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स का। एक्सपोर्ट करने का मतलब है कि हमने अपने देश से दूसरे देश में भेजा है। और ये कितना परसेंट जो बढ़ा है? 7%, यानी कि 2.68 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। और ये एक बहुत ही अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्स $1.5 बिलियन लोन टू इंडिया टू हेल्प फाइट कोरोना वायरस। पहले तो दिया गया था $1 बिलियन, फिर कहा गया कि $2.2 बिलियन हम देंगे, लेकिन उसमें से अप्रूव कर दिया गया है कितना? $2.2 बिलियन तो देंगे ही, लेकिन उसमें से अभी टोटल अप्रूवल है $1.5 बिलियन का लोन, जिसके मदद से इंडिया जो है कोविड-19 से लड़ेगा, यानी कि जो मेडिकल जो इक्विपमेंट होती है उसको खरीदेगा, और साथ ही साथ इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए ये लोन इंडिया ने लिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक से, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस में। तो ये वीडियो का अंत। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल ऑनलाइन तैयारी को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।